नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए सियासी पिच तैयार है, लेकिन 2023 सत्ता के सेमीफाइनल का साल होगा। इस साल के आखिर तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इन राज्यों को चुनावी ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है और पूरी की पूरी जो पिक्चर है, जो फिल्म है, वो 2024 में रिलीज होगी और इस बार सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने खेमे के लिए चुनावी सभाओं और बैठकों में जुट गए हैं। अपने अपने किले को बचाने के साथ साथ दूसरे राज्यों में किसका सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने छत्तीसगढ़, राजस्थान का किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल को खत्म करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश के किले को बचाने के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने की कोशिश कर रही है, लिहाजा सियासी दांवपेच सेट किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं कांग्रेस की कमान राहुल गांधी और प्रियंका पार्टी की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे हैं। ऐसे में 2023 का रण बेहद अहम होगा, क्योंकि चुनावी सेमीफाइनल से 2024 का फाइनल सेट होगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये कि क्या इस बार 2023 के नतीजे 2024 के लिए पिच तैयार करेगी? क्या हम ट्रेलर में कुछ अलग देख पाएंगे? क्या महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन बिल का फायदा बीजेपी को 2024 में होगा? क्या कांग्रेस ओबीसी कार्ड के जरिए जनता का विश्वास जीत पाएगी? इन सभी सवालों के हम जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए। देश में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है, क्योंकि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इसी साल के आखिर में 5 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनावों से पहले इन राज्यों के विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ा तो बाकी 3 राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ न सिर्फ बड़े राज्य हैं, बल्कि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल सियासी दांव पेच सेट करने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि इस साल होने वाले चुनाव तो सिर्फ ट्रेलर्स हैं, पूरी की पूरी पिक्चर 2024 में देखने को मिलेगी। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जनता का रुख किस तरफ है। लिहाजा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई। एक तरफ कांग्रेस के सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की चुनौती है, साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल को खत्म करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश का किला बचाने के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने की कोशिश करेगी। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने तमाम राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से लेकर अलग अलग राज्यों में चुनाव से जुड़ी समितियों का गठन कर दिया है।
वहीं बीजेपी ने चुनाव वाले राज्यों में नियुक्ति के साथ साथ एक कदम आगे जाते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की। इस बार बीजेपी दिग्गजों के जरिए चुनावी दाव खेलने जा रही है। विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। जनता में संदेश जाता है, पूरी ऊर्जा से लगेंगे, राजस्थान में बीजेपी को अच्छे बहुमत से जिताएंगे। मैसेज मजबूती से लड़ने का और जीतने का दिया है और उसके लिए पूरा केंद्र पार्टी के साथ राजस्थान में खड़ा है। मोदी जी तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो सीधी थी हैं, कमल का फूल, पार्टी का चेहरा, मोदी जी का नाम और काम, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं कांग्रेस की कमान राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली है। ऐसे में 23 करण बेहद अहम है, क्योंकि चुनावी सेमीफाइनल से 24 के फाइनल का मजमून लिखा जाएगा, ऐसा राजनीति के जानकारों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मिलवा देते हैं। उसके बाद आपको त्यागराज स्टेडियम लिए चलते हैं। वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन नाम आपको बता दें, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होंगे धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंदर सिंह दुल, प्रवक्ता कांग्रेस के, पीयूष पंत, राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा हमारे साथ स्टूडियो में होंगे, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही बिलाल खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में होंगे। लेकिन उससे पहले छोटे से विराम के लिए रुकेंगे, सीधा आपको लिए चलते हैं त्यागराज स्टेडियम, जहाँ पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। मैं जल्दी से शुरुआत बताया गया कि ये पिछले कुछ वर्षों से ये स्कीम चल रही है, हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। दिल्ली के बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भगवान ने साधन नहीं दिए, पूरी जिंदगी में कभी तीर्थ यात्रा करने का मौका नहीं मिला, तो उनका एक मौका मिल जाता है। कई लोग ऐसे हैं, साधन तो है पर जिंदगी के मोह माया में इतने फंसे हुए हैं कि कभी टाइम ही नहीं निकाला। कई लोग ऐसे हैं, भाई साधन भी हैं लेकिन बच्चे नहीं लेके जाते, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। तो कई तरह के सबकी परेशानियां हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो एक आध बार गए हैं वो भी चले जाते हैं सब। तो ये एक मौका है सब लोगों को तीर्थ यात्रा करवाने का। तीर्थ यात्रा करने से भी पुण्य मिलता है, तीर्थ यात्रा करवाने का भी पुण्य मिलता है। तो आप लोग आज जा रहे हो, आपको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा पुण्य हम लोगों को भी मिलेगा कि आपकी इस यात्रा में हम लोग भागीदारी हुए, और खूब सारा पुण्य दिल्ली वालों को मिलेगा जिनके पैसे से आज आप ये तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हो, दिल्ली सरकार के पैसे से। तो लगभग 75,000 बुजुर्ग अभी तक तीर्थ यात्रा कर चुके हैं इस योजना में, और 78वीं आपकी ट्रेन जा रही है। और जैसा बताया गया कि 4,000 के करीब लोग अभी तक अयोध्या जा चुके हैं। अयोध्या जी का मंदिर अब जनवरी में बन के तैयार हो जाएगा, तो वापस आके आप लोग बताना कितना बन गया, कितना रह गया। मैं भी थोड़े दिन पहले गया था अयोध्या, तो वो अभी तो दूर से दिखाते हैं वहाँ पे कि वहाँ वो है, वो वहाँ पे पैदा हुए थे राम जी। तो वहाँ पे क्योंकि अभी तो बन रहा है ना, तो वहाँ तक जाने नहीं देते। तो लौट के बताना कि कैसा रहा। आज शाम को शायद 7 बजे अभी आप लोग स्टेशन पहुंचोगे, 7 बजे आपकी ट्रेन है, कल सवेरे पहुंच जाओगे। तो कल और परसों 2 दिन मंदिर देखने का मौका मिलेगा। एक तो रामचंद्र जी का मंदिर है और एक रामलला का मंदिर है और एक हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पे, वो भी मुझे उम्मीद है वो भी दिखाया जाएगा। और फिर परसों शाम को 8 बजे आप लोगों की ट्रेन है वापसी की, और अगले दिन सवेरे 10 बजे तक आप दिल्ली पहुँच जाओगे। तो वहाँ पे खूब फोटो वोटो खींचना, खूब सेल्फी वगैरह लेना। ये पल और ये यात्रा खूब यादगार रहेगी। खासकर वहाँ जो देखने को मिलेगा वो तो है ही है, जो अभी ट्रेन में जाओगे ना, ये यात्रा बड़ी, क्योंकि सारा टाइम भजन करते हुए, डांस करते हुए, पूरी ट्रेन अपने तीर्थयात्रियों की है और तो कोई है ही नहीं। तो पूरा टाइम उसमें आप भजन करते हुए जाओगे, पूरी यात्रा आपको जिंदगी भर याद रहेगी। जैसा भी आतिशी जी ने बताया, आपकी सुविधा के लिए पूरी कोशिश की है हम लोगों ने कि हर तरह से आपको हर चीज़ मिले, खाने पीने की कोई कमी नहीं हो,
किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो पहले से माफ़ी मांग लेते हैं हम लोग कि भाई अगली बार हमें आके बता देना, हम वो ठीक कर देंगे। तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बस अभी मैं नीचे आऊँगा, आप लोगों के साथ फ़ोटो भी खिंचवाऊँगा, आप लोगों के साथ 2 बातें भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 174 एक्सेल फॉर्म। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ। धनंजय गिरि जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेंगे। धनंजय जी, ट्रेलर नजर आने वाला है हम सबको। इस साल विधानसभा चुनाव 5 बड़े राज्य, जिसमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। 2024 में लोकसभा चुनाव क्या होने वाला है? प्रीति जी, आपको नमस्कार, चैनल को, पैनल के सभी मित्रों को नमस्कार। वही होता है जो वही होगा जो पहले से होता आया है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की नहीं बल्कि दुनिया की, और सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यूं हाथ सरदारी नहीं आती। हम जनता के कदमों में सर झुका करके और जनता के लिए किए गए कामों को साझीदार बना करके ये कह सकते हैं कि भाजपा ताकतवर इसलिए नहीं है कि भाजपा सत्ता में है। भाजपा ताकतवर इसलिए है क्योंकि इसके पास सांगठनिक सैद्धांतिक शक्ति है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ वैचारिक कार्यकर्ताओं की भी बड़ी फौज है, जो अवसरवादी शक्तियों को माकूल जवाब देते हैं। और जब हमारे पास सबसे बड़े जो वैश्विक स्तर पर जो नेता है, मोदी जी कोई मौसमी नेता तो है नहीं जो कभी छुट्टी मनाए, कभी नेता चुनाव प्रचार करने जाए, बल्कि मूल्य और मानक के प्रतीक हैं। हमारी दुविधा तो हमारी उपलब्धियां हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के पास अपनी उपलब्धि की गिनती नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान नेतृत्व के प्रति आम जनों वो तो ठीक है, आप वो तो ठीक है अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मध्य प्रदेश जाते हैं, फिर राजस्थान का दौरा करते हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जयपुर में होते हैं, वहां उन्होंने मीटिंग ली। उसके बाद आज छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जैसे एमपी में आप लोगों ने लिस्ट निकाली जहां पर बड़े चेहरों को आप लोगों ने आगे किया है, शिवराज की जस्ट सामने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री सूबे के, क्या स्ट्रैटेजी आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सेम होगी? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटा और बड़ा चेहरा नहीं होता। जब आप इतने बड़ी पार्टी, जब 303 सीट का मैंडेट लेकर के प्रधानमंत्री पार्टी कार्यालय आते हैं और वहां से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना बहुत गर्व की बात है, तो एक एक कार्यकर्ता उत्साह से, उमंग से लवरेज होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है। अलग अलग लोग, अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग समय में अलग अलग दायित्व बोध से बंधे होते हैं, और जिसको जिस समय जो दायित्व दिया जाता है उसके निर्वहन कर रहा होता है। हमारे यहाँ लोग पार्षद से एमएलए बने, एमएलए से एमपी बने, एमपी से मंत्री बने। और मेहमान है, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ रविंदर सिंह ढुल जी भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रविंदर जी, 5 बड़े राज्य जहां पर चुनाव है, जिनमें से सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी कांग्रेस पार्टी का देखा जाए तो वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, और इन्हीं राज्यों को लेकर के केंद्र की सरकार भी बहुत ज्यादा अभी फोकस कर रही है। छत्तीसगढ़ में कैसे वहां पर एक बार फिर से भूपेश बघेल की सरकार को बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? दूसरी तरफ राजस्थान है आपके पास, जहां पर बीजेपी, वहां पर कहा जाता है कि सरकार हर 5 साल में बदल जाती है, तो वहां कैसे आप अशोक गहलोत की सरकार या कांग्रेस की सरकार को बचाए रखेंगे? कितनी चुनौती है और कितने तैयार हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक बात इन 500 राज्य की है, जिन 3 प्रमुख राज्यों की आपने बात की है, उसमें स्ट्रेटजी की ज़्यादा जरूरत हमसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब जगह पर बिखरी हुई है। हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात है। जहाँ तक बात छत्तीसगढ़ की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है इस समय पर कांग्रेस। सभी सर्वे लगा लीजिए या किसी भी चीज़ को लगा लीजिए, इनके पास में कोई प्रादेशिक स्तर के ऊपर नेता भी नहीं है। जहाँ तक बात आ जाए हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, जो आपकी राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में जिस प्रकार की इनके अंदर पार्टी के अंदर फूट बनी हुई है, इन्होंने बड़ा बड़ा प्रचार किया कांग्रेस की कथित फूटों का कि भी कांग्रेस एक नहीं है, ये वो, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो इस समय पर हो रहा है राजस्थान में, वो बिल्कुल जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री जो है आते हैं, प्रधानमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लेते हैं स्टेज के ऊपर से, किस प्रकार की वहाँ पर पार्टी के अंदर फूट है। उससे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के हालात जो है इस प्रकार के हैं कि पहली बार जिस तरह अशोक गहलोत जी ने कहा था कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती,
तो इसी प्रकार का काम राजस्थान में होने जा रहा है। इससे पहले काफी समय से बिल्कुल सही है कि सरकारें जो है बदलती रही हैं, लेकिन अब की बार मुझे नहीं लगता कि सरकार बदलने वाली है। राजस्थान के अंदर ठीक है, बढ़िया मेजोरिटी के साथ में जो है कांग्रेस आएगी। मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने जो जबरदस्ती की है जनता जनार्दन के साथ में, वो तो सारे देश को पता है, तो जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी। दो मेहमान और हमारे साथ संजय राणा जी और बिलाल खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय राणा जी, हमने कहा कि ये जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव है, ये महज एक ट्रेलर है। मेन जो पिक्चर है वो आपको 2024 में देखने को मिलेगा। उससे पहले, क्योंकि ट्रेलर है, विधानसभा चुनाव है, 2024 भी है, उससे पहले जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया अलायंस का, उसमें भी फूट देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इसको? गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग माय फेलो पैनल। देखिए, जब मैं आपके दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करता हूं कि विपक्षी गठबंधन, देखिए मैं इंडिया गठबंधन कभी इनको नहीं बोलता, क्योंकि इंडिया हमारे देश का नाम है और उससे बहुत मैं प्यार करता हूं। तो इंडी गठबंधन में आप देख लीजिए, ममता जी ने बोल दिया बंगाल में गेट आउट, पंजाब में केजरीवाल ने बोला गेट आउट, दिल्ली में गेट आउट। तो भैया गेट इन किधर है? तो कहीं गेट आउट गेट इन नहीं है, खुद ही समीकरण नहीं बना पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको पता होगा इंडी गठबंधन के पार्टनर तो अखिलेश जी भी हैं, लेकिन अखिलेश जी खुद वहाँ पे सीट मांग रहे हैं और अखिलेश जी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। तो इनका समावेश तो खुद नहीं बन पा रहा। देखिए, जब आपने एक पहला प्रश्न बोला, जो आपने स्टार्टिंग में अपना बोला था कि ये ट्रेलर है, देखिए मैं इसको कतई ट्रेलर नहीं मानता हूँ। ये सिर्फ एक चुनाव है। हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पे, लेकिन इस चुनाव का कोई भी संबंध 2024 से नहीं है। क्योंकि 2024 से अगर संबंध होता तो आप आंकड़े 2000 सन से उठा के देख लीजिए, कभी भी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसका इम्पैक्ट लोकसभा का जो चुनाव होता उस पर टोटल डिफरेंट होता है। तो ये कभी समीकरण नहीं बनता। हाँ, इससे एक चीज फायदा जरूर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस कहीं जीतती है तो उससे जो कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, थोड़े से उत्साहित हो जाए, लेकिन इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बिलाल खान हाथ उठा रहे, जल्दी से जवाब, उसके बाद पीयूष पंत जी के पास चलेंगे। जल्दी से बोलिए। प्रीति जी, ये ट्रेलर की जो बात कर रहे हैं, वो इनकी पिक्चर तो बनने वाली है। इन 5 स्टेट में इनकी पिक्चर बनेगी, देख लेना। राजस्थान में इनकी पिक्चर बनेगी, हरियाणा में इनकी पिक्चर बनेगी, और देख लेना आप मिजोरम में इनकी पिक्चर बनेगी, और जिन 5 स्टेट मिजोरम में, इन 5 स्टेट में इनकी पिक्चर बनने वाली। और ये बात करें टूट की, कहीं कोई टूट नहीं है। झूठ बोलने का काम करते हैं, केजरीवाल भी साथ हैं, अखिलेश भी साथ हैं, ममता जी भी साथ हैं, लेकिन इनको इंडिया नाम से इतना वो हो रहा है कि अभी देश नाम बदलने, भारत भारत चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो जब इतना दिक्कत है आपको? कभी घमंडी कह देते हो, कभी इंडिया का नाम बदलने की बात करते हो कि भारत भारत। जब इतना पेट में दर्द हो चुका है इनको मालूम है कि सब एक हैं, सारा विपक्ष एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। और इनकी असली पिक्चर इसी 5 स्टेट में आप देख लेना कितनी बड़ी बनने वाली है। और बात करते हैं बड़ी लंबी लंबी, आप देख लेना कि ये इनके जो नेता हैं, अभी बड़ी बात कर, प्रवक्ता साहब बड़ी बात कर रहे थे, इनके विजय वर्गीय क्या कहते हैं, कैलाश विजय वर्गीय ये कह रहे हैं कि हमने तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, हमें जनता के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ये तो मुझे आता ही नहीं था, ना मैं कहीं यहाँ कर सकता मैं इलेक्शन में। आप हाथ जोड़ने की बात, आपके नेता कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ने नहीं चाहता, मैं मुझे तो उतार दिया, मेरा दिल नहीं है, मैं तो अब चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करूँ, इधर घूमूँ उधर घूमूँ और निकल जाऊँ। ये तो इनकी वो है। असल में मसला ये है कि इनको लोगों से मतलब नहीं है। हाँ। जो इन लोगों ने 2014 के वादे किए, हाँ। कोई पूरा नहीं करा। बेरोजगारी आप देखिए कितना है। पीयूष पंत जी कभी इन्होंने बात नहीं। संजय राणा और साथ ही आपने तमाम जो हमारे जो हमारे प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी बात आपने सुनी। एज एन जर्नलिस्ट मैंने कहा कि 5 राज्य होंगे जहां पर चुनाव है विधानसभा, ये ट्रेलर होगा, फिल्म बाकी है। पिक्चर आपको 2024 में दिखेगी। पिक्चर क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर के आएगी, या ट्रेलर में पता चलेगा कि 2024 में क्या होने वाला है? क्या कहेंगे सर? देखिए प्रीति जी, मैं ये मानता हूं कि कोई भी चुनाव जो है आने वाले चुनाव का ट्रेलर नहीं होता है। हर चुनाव अपने आप में एक विशेष चीज़ों को लेते हुए होता है, विशेष फैक्टर्स को लिए होता है, विशेष प्रायोरिटीज़ को लिए होता है। राज्य का जो मतदाता है उसकी प्रायोरिटीज़ दूसरी होती हैं, और जो केंद्र में सरकार जब बनाने की बात होती है तो दूसरी प्रायोरिटीज़ होती है। ये हमने पहले भी देखा, हमने 2018 में भी देखा। लेकिन सर राज्यों के मतदान कहीं ना कहीं इशारा तो करता है ना कि क्या होने वाला है 2024 में। ट्रेलर नहीं भी इशारा तो करेगा ना सर, इशारा तो पता चलेगा हमें कि देश की जनता का नब्ज क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। देखिए वो एक ही तरीके से हो सकता है। अगर इन राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी अगर सभी राज्यों में हार जाती है, मान लीजिए तो निश्चित रूप से ये एक संकेत होगा
संकेत होगा, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी है, बहुत से राज्यों में भी है, और जिसको माना जाता है कि वो इनविंसिबल है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो हारती है, कम से कम 5 में से 3 राज्यों में भी अगर वो हार जाती है, तो निश्चित रूप से ये संकेत देता है कि जनता में, मतदाता में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेके, उनके शासन को लेके, उनके स्टाइल ऑफ जो गवर्नेंस है उसको लेके कहीं न कहीं जो है संतोष है। और वो 2024 में भी उस तरह का जो है कि एक बदलाव चाह सकते हैं। लेकिन प्रीति जी, इसमें एक बात होगी कि यही बात है कि 2024 में तभी वो बातचीत सामने आ सकती है या वो परिणाम आ सकता है कि जब विपक्षी जो दल है वो दो है एक साथ बने रहेंगे, तभी ये होगा। लेकिन जनता के चाहने पर भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वोटों का जो बंटवारा हो जाएगा उसमें ऐसा होगा कि फिर भारतीय जनता पार्टी को आराम से विजय मिल जाएगी। ठीक है संजय जी, लेकिन ये 5 राज्यों के जो परिणाम हैं, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो जाती है तो निश्चित रूप से ये एक संकेत होंगे कि हाँ, लोगों में एक जो है असंतोष है और वो उसका इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि कई ऐसे आंकड़े हैं बता रहे हैं कि एमपी में जिस तरीके से अब पहली दूसरी लिस्ट आई है, उससे जहां भाजपा लिस्ट निकालने के पहले 40% के साथ जीत रही थी, अब वो उम्मीद बढ़ गई है, सीधे 60 से 70% है सर। तो अभी से बोलना है। चलिए संजय जी अपनी बात रख रहे थे। मैं पीयूष जी की बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि कोई भी चुनाव किसी दूसरे चुनाव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। जहां तक बात कर रही थी कि इन्होंने बोला कि अगर 2-3 स्टेट में हार जाते हैं तो हो सकता है 2024 का एक तरह से मिरर होगा, मिरर इमेज होगी। बिल्कुल नहीं हो सकती। जनता का मूड पता चलता। हाँ, जनता बिल्कुल नहीं पता चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता। छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल है, भारतीय जनता पार्टी कितने बुरी तरह हारी थी, जाके उठा के देख लीजिए। उसके बाद क्या 50% वोट परसेंटेज हो, इनके 34% हो गए। राजस्थान में देखिए कितनी बुरी तरह, मैं तो उसको बुरी तरह ही बोलूंगा, हारना हार होती, चाहे 1 वोट से आए या 10,000 वोट से आ रहे हैं। आप देख लीजिए परसेंटेज ऑफ वोट और जाके लोकसभा का परसेंटेज ऑफ वोट देख लीजिए। सेम जो तरीका था उसमें आप कर्नाटका में देखें। ये पैरामीटर नहीं होता, लेकिन जहां तक बात होती है कि आपके चुनाव की रणनीति क्या है, देखिए दोनों पार्टियों में सिर्फ इतना ही अंतर मैं बता रहा हूं। दोनों पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं। एक जो पार्टी है जो हमेशा होमवर्क करती है, काम करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। दूसरी क्या है, जो बच्चा बैठता है होमवर्क करने के लिए, होमवर्क कर नहीं रहा, दिखावा कर रहा है। तो दिखावा करने वाले को लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता। आपको अगर पॉलिटिक्स देखिए, आज से 20 साल पहले, प्रीति में 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, 20 साल पहले पॉलिटिक्स की जो होती थी डिफरेंट था। आज को लोग कैरियर की तरह देखते हैं, अपना भविष्य की तरह देखते हैं, और पढ़े लिखे लोग उसमें आ रहे हैं। अब सिस्टमैटिक हो रहा है, चीजों में बदलाव की जरूरत है। रविंदर सिंह ढोल जी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा। देखते रहे प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे हमारे साथ रविंदर सिंह ढोल, पीयूष पंत जो कि बड़े पत्रकार हैं। संजय राणा जी ने भी कहा कि ये हम मानकर नहीं चल सकते कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टेटों में अगर नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आते हैं, अगर नतीजे उनके खिलाफ भी आते हैं, तो इसका इम्पैक्ट 2024 में पड़ेगा। ये कोई भी पार्टी नहीं कह सकती कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर रिपीट नहीं होगी। क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट किया आपने। अब आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से मैं वाकिफियत रखता हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमने हरियाणा के अंदर जो आपका 2019 का चुनाव जब देखा था, तो कांग्रेस को वहाँ पर सीटें मिली थी 33 के आसपास में विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर कांग्रेस कहीं भी नहीं जीत पाई थी। तो ये हमने खुद देखा था। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें फ़र्क नहीं होता है, निश्चित तौर पर फ़र्क होता है। लेकिन इस बारी जो है ना, जो एक मास अपील जो जनरेट हो रही है, वो कांग्रेस की जो हमारी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू हो रही है, किसी भी कारण से हो रही हो, अब की बार एक मास अपील एक जनरेट हो रही है। एक मास विरोध भी अलग अलग जगह पर जो है, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ेगा, और इनको एंटी कंपेसी का जो है इस बार इनको सामना भी करना पड़ेगा। ये यही सोच करके नहीं बैठ सकते जैसे इंडिया शाइनिंग की तरह ये 2004 के अंदर आराम से बैठे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूत इस बारी जो है इनका मुकाबला करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो है 38 पार्टियों का एक बड़ा सा भानुमति का इन्होंने कुंभा जोड़ा है, तो उसको हराने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। धनंजय गिरी जी, ढोल साहब कह रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा वो हमने कई बार देखा है कि ऐसा राज्यों में नहीं होता है, लेकिन कई बार
केंद्र में जो चीज़ है वो एज इट इज़ रिपीट कर जाती है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस बार महाशक्तियां आगे आ रही हैं, तैयार हो गई हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की जो अभियान था उसकी शुरुआत की, उसके बाद अब एक जनशक्ति है जो कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को वापस सत्ता में बिठाना चाहता है। क्या कहेंगे आप धनंजय जी? प्रीति जी देखिए, उनको प्रयास करना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि मजबूत गठबंधन, मजबूत विपक्ष हो, क्योंकि हम लोग लंबे समय से विपक्ष में रहे और विपक्ष का सम्मान करते हैं। और मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व के सामने पीती विपक्ष हमें भी नहीं चाहिए। हमें भी मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए। अलग बात है कि कांग्रेस कभी विशेष दल हुआ करता था, आज शेष हो गया। इस चुनाव के बाद शायद उसके अवशेष बटोरे जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में मुल्क जिस तरह से तरक्की कर रहा है, 9 न्यू IIT बने, 9 न्यू IIMs बने, 15 न्यू आज ट्रिपल IT बना, 12 करोड़ टॉयलेट बना, 12 करोड़ नया एम्स बना, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि गई, 4 करोड़ घर बनाए गए, 75 न्यू एयरपोर्ट बने हैं, 40 करोड़ मुद्रा लोन, 50 करोड़ लोगों का हेल्थ कवर हुआ है, 2.7 लाख किलोमीटर रूरल सड़क और 78,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। तो विकास की जो नित नई इबारत लिख रही है भारतीय जनता पार्टी नित सरकार। और कांग्रेस का एक समय था कि कांग्रेस वैसी हो गई थी करप्शन का पर्याय। तो लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कंफ्यूज कांग्रेस थी, आज फ्यूज कांग्रेस है। फ्यूज इसलिए है कि कांग्रेस जिन लोगों ने सत्ताच्युत किया। आप दिल्ली में अभी आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सत्ता किसने ली? अरविंद केजरीवाल ने ली। पंजाब में सत्ता किसने ली? अरविंद केजरीवाल ने ली। पंजाब में आज कांग्रेस के विधायक अरेस्ट होते हैं और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे संपर्क में इतने सारे विधायक हैं, हम आज तोड़ सकते हैं। फिर भी अलायंस है, यानी कि प्रदेशों में जंग और देश में दिखेंगे संग संग। आप बंगाल के देख लीजिए तो ममता जी को क्या कह रहे हैं, किन शब्दों से संबोधित कर रहे हैं एक महिला। लेकिन रविंदर जी, आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, जनाधार की बात कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के एक साथ आने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों में अब दरार की भी खबर है। अब नीतीश कुमार जी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं आप टाटा बाय बाय के मूड में तो वापस से नहीं है कि आप फिर से आप बीजेपी में शामिल हो जाएं। उनमें हालांकि वो जवाब दे नहीं रहे हैं, लेकिन आसार फिलहाल तो ऐसे ही हैं। देखिए, जहाँ तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस अपने आप में एक सक्षम पार्टी है। जहाँ तक बात रही इंडिया जो अलायंस जो बन रहा है वो भी एक बिल्कुल इनिशियल फॉर्म में है। इसको मैं ये कह दूँ कि फाइनल फॉर्म अटेन कर गया है या सारी चीज़ें तय हो गई, ऐसा नहीं है। लगातार मीटिंग चल रही है, धीरे धीरे करके एजेंडा बनेगा, एजेंडा बन करके एक यूनियन बनेगी। तो अलग अलग पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। अभी से पहले ये कहना कि भी इसके अंदर को फूट पड़ रही है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब एक निर्धारित एक कॉमन एजेंडा मतलब आप कह रहे हैं फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि प्रॉपर फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ। अभी निर्धारित एजेंडा जो है, कॉमन एजेंडा जो है, निर्धारित एजेंडा अभी केवल एक ही तय हुआ है कि भी एनडीए को हमने हराना है। इसके अलावा किस प्रकार से क्या होगा, स्टेट लेवल पे कैसे यूनियंस बनेंगी, क्या क्या चीजें बनेंगी, इस चीज के बारे में भी चर्चा नहीं हुई है। तो जिस चीज के बारे में भी चर्चा ही नहीं हुई है उसको फूट कह करके प्रचारित करना तो मेरे हिसाब से कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, बिलाल खान जी थोड़ा तेज बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी की छवि बनी, कर्नाटक के अंदर इलेक्शन जिताने का काम राहुल गांधी की यात्रा के बाद कर्नाटक जीते, हिमाचल में जीतने का काम किया, और जहाँ जहाँ स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। और लगातार राहुल गांधी गरीब लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। अभी देखा होगा आपने 3 दिन पहले कुलियों से मिले, आज फर्नीचर वाले से मिले, उससे पहले जो आम लोग जो वाकई में लीडर का होता है, आम लोगों से। आप लोगों ने गरीबों के साथ फोटो खिंचाने का ठेका लिया है, फोटो खिंचवा लेते हैं आप, उसके बाद फोटो खिंचवाते हैं, चाहे आप सब्जी मंडी में जाइए या फिर आप खेतों में जाइए या फिर आप कुलियों के पास जाइए, फोटो खिंचवाना आपका काम है। यही 75 साल से कांग्रेस करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है, पूरे देश और दुनिया को पता है फोटो जीवी कौन है, मैं नाम लेने नहीं चाहूँगा, सबको मालूम है। फोटो कैमरा के लिए ये सब नहीं करते राहुल गांधी। वो एक ऐसे हैं कि लोगों के बीच में जा रहे हैं। राहुल देश के प्रधानमंत्री तो कभी गरीब को खाना नहीं खिला रहे बैठा के, वो अपने कोई गरीब किसान है उसको बुला के घर में खाना खिला रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, वहाँ उसके दुख दर्द देख रहे हैं, वहाँ पे मूंजी लगाने का काम कर रहे हैं, मोटर मैकेनिक से मिल रहे हैं, फर्नीचर वाले से मिल रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप से और भी लीडर्स हैं, वो तो नहीं मिल रहे। चलो फोटो के लिए कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं ना, उनका दर्द समझ रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन इनके लोग जो हैं लगातार क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और उसमें राहुल गांधी में ये डिफरेंस है, जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं, जो ऐसे बयान दे रहे हैं, संसद के अंदर किसी को आतंकवादी कहने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से गाली देने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते, उनको प्रमोट करने का काम करते। राजस्थान में उसको जो है प्रभारी बना के भेज दिया जाता है एक जिले का। बताइए, उसको जिम्मेदारियां दे रहे हैं चुनाव की, जिन लोगों को आज पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, जिन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो उनको पार्टी लेना चाहिए, संज्ञान नहीं लिया, प्रमोट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ये इनका चेहरा बना दिया। बोलिए, बिलाल खान पूछ रहे हैं।
प्रीति जी, पहली बात तो ये जो आप अलायंस के नाम ले रही हैं, इसको इंडी अलायंस कहिए, क्योंकि लास्ट वाला जो ए है वो अलायंस है। तो आप इंडी अलायंस है, ये लास्ट वाला जो है दैट इज कॉल्ड फॉर अलायंस। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही इंडी अलायंस बनता है, पहली बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गरीबी और गुर्बत की गोद से ही तो आए हैं, कोई किताब उन्होंने थोड़ी पढ़ी कि गरीबी क्या होती है। राहुल गांधी जी ने जब कांग्रेस की सरकार से कहा था गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है, तो उनको बताना पड़ता है कि आप चलिए गांव में, गरीब के बीच में चलिए, बता दिए गरीबी ये होती है। उन्हें गरीबी को किताब में पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, कूली का एक्सपर्ट बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के शासन में देश का क्या हाल हुआ। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में किस तरह से सड़कें अच्छी बन रही हैं ताकि वो आराम से यात्रा कर सकते हैं। उनके समय में, कांग्रेस समय में क्या होता था, आपने भी यात्रा की है, नामचीन पत्रकार हैं आप, हर जगह लिखा होता था कि आप प्लेटफॉर्म पे सामान को न छुए, बस पार्क में सामान को न छुए, बम हो सकता है, आप यहाँ न छुए, वहां न छुए, बनारस में धमाके, चेन्नई में धमाके, यहाँ धमाके, वहां धमाके। आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूम गए। ये सरकार क्या है? ये सरकार मजबूत सरकार है। उनकी एक मजबूर सरकार हुआ करती थी जिसमें अच्छी सड़कें हैं, अच्छी सुरक्षा है, और कश्मीर में जाकर के भी वो कहते हैं। लेकिन ढोल साहब का भी ठीक ही कहना है, धनंजय जी, ढोल साहब का भी ठीक कहना है कि राज्यों में जो आपको पब्लिक वोट करेगी वो तो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं, वहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं उस पर करेगी ना। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने कर्नाटक है सर। पीयूष पंत जी क्या कहेंगे इस पर? नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ राज्य की भी बात। ठीक है, एक बार धनंजय गिरी बोल रहे हैं, उसके बाद सर मैं आपके पास आती हूँ। धनंजय जी बोलिए। अब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है जहां 52 लाख लाभार्थी थे राशन कार्ड के, आज वहां 1.25 करोड़ हो गए हैं। जहां 620 सीटें होती थी मेडिकल के, वहां 4000 सीटें मेडिकल की हो गई हैं। जहां 0 एकलव्य विद्यालय थे आदिवासियों के लिए, वहां 63 एकलव्य विद्यालय बने हैं। कांग्रेस जब वहां से गई तो 159 IIT छोड़ के गई थी, आज 1114 IIT है। 20 साल में मध्य प्रदेश का विकास दर 16% रहा है। सड़क नेटवर्क 5 लाख हेक्टेयर से ऊपर चला गया है। दूसरा 29,000 मेगावाट से अधिक की बिजली पहुंच गई है। सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर पहुंची है। 46 लाख बेटियों को तो लाडली लाभार्थी योजना मिला है। 53 लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है 15 महीने में। और कमलनाथ जी के बीच में सरकार जो आई थी उसमें 3 घोटालों की जांच अभी भी चल रही है। दूसरा 24 इनके इतने सालों में जो सरकार हमारी चली है उसमें जो विकास की नई इमारत लिखी गई है, नई इमारत लिखी गई है, स्टेट देख रहा है किस ढंग से प्रदेश का विकास हुआ है, किस ढंग से प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। आप जब ये लोग पीयूष पंत जी को जरा बोल लेने दीजिए, क्या कह रहे थे सर? राज्यों में जो वोट होंगे वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर या फिर लोकल मुद्दों पर? देखिए प्रीति जी, ये बात तो आपने इसका इशारा कर ही दिया कर्नाटक का जो है संदर्भ बताते हुए, और ये साफ बात है उसमें मैं हिमाचल भी जोड़ूंगा। हिमाचल में भी जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगे गए थे, और नरेंद्र मोदी जी खुद मांग रहे थे, खुद अपने को बता रहे थे कि मुझे वोट दीजिए। और तो क्या हुआ वहाँ पे? कर्नाटक का क्या हर्ष हुआ वहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी यही होने जा रहा, आप देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने 4 मंत्रियों को भेज दिया है चुनाव लड़ने के लिए, आप बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, ये साथ साथ ये भी बताता है कि किस तरह से हताशा है। इनको लगा है कि इनकी जमीन जो है खिसक रही है, वहाँ पे मंत्रियों को भेज दिया गया वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। वहाँ पे इनके पास कैंडिडेट नहीं है। इतने लोग जो शिवराज सिंह जो है वो जिस तरह से इतनी मेहनत कर रहे थे वहाँ पे, और उनको साइड ट्रैक कर दिया गया है उनको, और तमाम लोगों को जो है कि वहाँ पे इस केंद्र से भेजा जा रहा है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी देखिए 10 साल वो शासन में आ गए केंद्र पे, और 10 साल एक बहुत बड़ी पीरियड होती है। अगर आप देखें प्रीति जी, तो किसी भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की 15 साल होती है। 15 साल के बाद आपसे जनता जो है परेशान होने लगती है, क्योंकि आप डिलीवर कर नहीं पाते हैं। ये हमने तमाम राज्यों में देखा है, ये हमने केंद्र में देखा है। और ये पहले लंबी पारी चलती थी केंद्र में, लेकिन अब नहीं चलती है। नहीं, कई बार सर, नहीं, कई बार ऐसा भी होता है सर कि वहां पर जो मुख्यमंत्री, उनके चेहरे से प्रॉब्लम हो रही हो, लोग उनसे खुश नहीं हो, चेहरा बदल देने से फिर तमाम जो लोग हैं उनका झुकाव दूसरे चेहरे की तरफ आ जाता है। ये भी हमने कई बार देखा है। हाँ, नहीं होता है ये, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि देखिए गुजरात में इन्होंने किया वैसा, उत्तराखंड में इन्होंने किया वैसा, ऐसा होता है। लेकिन
अब जब आप नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पे अगर आप वोट मांग रहे हैं और 2 राज्य में जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आप सत्ता पे नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर क्या नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बदलने के लिए तैयार है क्या? नहीं है ना। मांगेंगे तो उसी पे आप मांगेंगे। और तो लोग भी अब आकलन करने लगे हैं कि मोदी जी कितना, अब अभी जो है धनंजय जी बात कर रहे थे, आंकड़े गिना रहे थे, कितने ये खुल गए, इतने वो खुल गए। मोदी जी भी जाके विदेश में कह आए थे, मेरे ख्याल से जर्मनी में कहाँ वो बोल के आए थे, ये हर हफ्ते इतने यूनिवर्सिटी खुलती हैं और हर महीने और हर हफ्ते जो IITs खुलते हैं। और वहीं पे उनकी सरकार के ही मंत्री ने ये लोकसभा में कहा कि 5 साल से कोई भी IIT नहीं खोला गया है। ये फैक्ट है। इन्होंने बहुत से झूठे आंकड़े दिए हुए हैं। ये हर तरीके से झूठे आंकड़े होते हैं इनके, जो हर चीज के। तो जनता ग्राउंड रियलिटी अलग है। देखिए लोगों को जो है, लोगों ने जो सिलेंडर दोबारा नहीं लिया, ये ग्राउंड रियलिटी है। मैं बताऊं आपको, लोगों को जो है कि मकान जो प्रधानमंत्री आवास है, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। मैं बता रहा हूं, मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 20,000 रुपया घूस ली जाती है प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने का, पूरा जो है कि। तो भयंकर करप्शन है नीचे के लेवल पे। तो ग्राउंड रियलिटी अलग है। सिलेंडर दोबारा नहीं लिया, बहुत से लाखों लोगों ने सिलेंडर दोबारा नहीं लिया। आप गांव चले जाइए, वहां पे लोगों ने अपने घर के पिछवाड़े। विपक्ष की प्लानिंग भी तो होनी चाहिए सर। विपक्ष तो अभी, जैसा कि विडोल साहब ने भी कहा है कि हम किसी भी पार्टी के उसमें नहीं रुके हुए हैं, हम खुद सक्षम हैं आने वाली पार्टियों में पार्टिसिपेट करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। वेदर, जैसे मैंने नीतीश कुमार का जिक्र किया कि खबरें हैं कि शायद वो अलग हो सकते हैं या शायद बीजेपी की तरफ उनका रुख एक बार फिर से जा रहा है, हालांकि उन्होंने डिनाई किया है। इस तरह की खबरें आती रहती है, लेकिन देखिए जो सबसे बड़ा कार्ड मुझे लगता है कि अगर विपक्षी ये जो कार्ड चला जा रहा है जाति जनगणना वाला, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें सारे विपक्ष और सभी विपक्षी दलों का स्टेक है इसमें। ओबीसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भारतीय जनता पार्टी। महिला आरक्षण भी हमारे पास है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन अधिनियम, सर हमारे पास है। धनंजय जी सबसे पहले जवाब दीजिए, उसके बाद फिर और 2 मेहमान उनके पास चलते हैं। धनंजय जी। देखिए प्रीति जी, असहमत होना अलग बात है, लेकिन असहमति के समझ में फैक्ट से भटक जाना ये गलत बात है। वो पता चलता है, बायसनेस का पता चलता है। 9 न्यू IITs बने हैं, 9 न्यू IIMs बने हैं, 15 न्यू ट्रिपल ITs बने हैं। और ये डाटा है इसकी एड्रेस के साथ, ये PMO की वेबसाइट पे ट्वीट किया गया है। और आप चाहेंगे पीयूष पंत जी को मैं भेज दूंगा, आप एड्रेस के साथ। अरे आपके मंत्री ने अभी 4 महीने पहले लोकसभा में ये कहा है, आप उठा के देख लीजिए। आदरणीय, जब आप बोलते हैं तो मैंने बीच में बोला क्या? मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं सिर्फ। आपके मंत्री ने कहा ये बात 4 महीने पहले लोकसभा में। मेरे पास भी था, मैंने आपको करेक्ट किया क्या? ये डाटा मेरे पास भी था, मैंने आपको करेक्ट किया। मैंने आपको करेक्ट किया। इतना तो जाहिर बनिए, इतना तो धैर्य रखिए। यही तो दिक्कत है, आपकी सहनशीलता समाप्त हो गई, लेकिन इस देश की सहनशीलता नहीं समाप्त हुई। सनातन पे आप हमला कर रहे हैं, इस देश की सहनशीलता नहीं समाप्त हुई। संस्कारों पे हमला कर रहे हैं, इस देश की सहनशीलता नहीं समाप्त हुई। कांग्रेस के करप्शन पे इस देश के जमीन आसमान कोयला से लेकर के सबने घोटाला किया, इस देश की सहनशीलता नहीं समाप्त हुई। इस देश सहनशील मुल्क है, सब कुछ बर्दाश्त करता है। आप ही थोड़ा बर्दाश्त करना सीखिए, थोड़ा सुनना सीखिए। ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया कि ठीक है, जवाब दीजिए, बस हो गया। धनंजय जी आप भी शुरू हो गए, जवाब दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए। देखिए, विकास की नई यात्रा की जा रही है। 10वीं अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में है। ये कोई हमारे आपके घर का डाटा थोड़ी है, ये तो वैश्विक परिस्थिति में डाटा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि भाई हम अगली बार आएंगे तो दूसरी अर्थव्यवस्था बनाए। तो देश जहां की नई ऊंचाइयां छू रहा है, जहां फर्जी डाटा कह रहे हैं कि घूस लिया नहीं लिया, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये तो वैश्विक स्तर पर। बिलाल खान जी जवाब दीजिए। बिलाल खान जी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, तो आपको अपने गिरवान में जाके देखना पड़ेगा किस तरीके से नफरत घोलने का काम आपकी पार्टी करी। 80-20 की बात करने वाले लोग, शमशान कब्रिस्तान की बात करने वाले लोग, लगातार देश में हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, मंदिर मस्जिद करने वाले लोग, इस पर भी बात करनी चाहिए। ये कभी महंगाई पे जिक्र नहीं करते क्या? डीजल पेट्रोल के क्या भाव, उस पर करिए ना सरकार। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही की पार्टी के बोल रहे हैं, आप महंगाई पे चर्चा करिए, आप करिए कि किस तरीके से रोजगार दे रहे हैं, एजुकेशन पे बात करिए। इस पे तो आपका मुंह नहीं खुलता सर, आप इधर उधर घुमाते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ। आपको मालूम है कि 5 स्टेट में आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है, पिक्चर आपकी क्लियर बनने वाली है, लेकिन उस पर जवाब नहीं खुलेगा। आप ही के नेता जो हैं संसद में गाली गुफ्तार करते हैं, उस पर आपका जवाब नहीं बना। आपने एक बार भी विधुड़ी का जस्टिफाई, आपने ये नहीं कहा कि मैं उसको सपोर्ट, ये जस्टिफाई करते हैं आप जैसे लोग। लगातार आपके सांसद जो ब्रजभूषण सिंह है वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ मिले में, वो महिला पहलवानों का खुद पूर्ण करने वाले जो
उनको ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बावजूद उस पर एफआईआर होने का काम हुआ, वो लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं उसको, विद्रोही को। जब हम लोगों को दर्द होता है कि इस देश के अंदर चाहे वो कोई भी सांसद हो, लेकिन टारगेट किसे किया जाता है? एक मुस्लिम सांसद को खड़े होकर आतंकवादी किया जाता है, लेकिन आपके मुंह से एक अल्फाज ही निकलता, ना देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक सवाल निकलता, ना आप उस पर सवाल उठाते, ना उसको पार्टी से सस्पेंड करते, ना आप उसको किस तरीके से एक्शन लेने का काम करते, लेकिन क्या करते? उसको प्रमोशन देने का काम करते। हमारा ये सवाल है, सर जिक्र करिए ना, कितना IIT बनाए, कितने एम्स बनाए, कितना अपने लोगों ने काम किया 2014 के बाद, लोगों को लूटने के अलावा आपने कुछ नहीं करा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यही आपकी विचारधारा है। आपस में लड़ाने का काम करते हैं। अरे बात करिए ना मुद्दों की सर, बताइए मुझसे, जिक्र करिए कितने मुद्दे पे बात करेंगे आप अभी जवाब नहीं दे पाए दूरी पर, जो आपका सांसद इतना रविंदर सिंह जी, रविंदर सिंह जी, कुछ उनसे रविंदर सिंह जी ग्राउंड पे, हाँ ठीक है, बोलिए धनंजय जी। सनातन तो बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। धनंजय जी बोलिए। मुनाफत और मक्कारी के महाज पे खड़े बिलाल जी को मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में सरपंच से जुदा कहा नहीं गया था, बल्कि कर भी दिया गया था। कहिए कि इनका स्टेटमेंट हो, इसको गलत कहा हो तो दिखा दे मुझे, मैं भी चैनल पैनल छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आपको मालूम है मॉब लिंचिंग किसके साथ में हुई थी? जवाब दीजिए। अखलाक के साथ में मॉब लिंचिंग हुई, उस पर जवाब होगा। अरे कहो रहीम कैसे? अरे सरकार, हम आज ऐसा वक्त आ गया है कि नाम देख के चिन्हित करके मारा जा रहा है, और ये जवानों के अंदर भी नफरत बोली जा रही है आपकी तरफ से, क्योंकि आपके भाषण ऐसे होते हैं, आपकी बात नारे लगाए जाते हैं, वहाँ जय श्री राम के, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है, आपकी पार्टी का नाम लिया जब मारा जाता है, जवानों के अंदर ये नफरत बोलने का काम करते हैं। अगर आप संदेश देते कि हम ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने का काम करेंगे, जैसे अनुराग ठाकुर हो, कपिल मिश्रा हो, ऐसे बड़े बड़े मंत्री को प्रमोट करके, जवाब ले लीजिए, धनंजय गिरी जवाब। देखिए जी प्रीति जी, अगर सच बात कह देंगे तो बहुत बुरी लग जाएगी। कह दीजिए। लेकिन ईरान में कौन लड़ रहा है? इराक में कौन लड़ रहा है? सीरिया में कौन लड़ रहा है? जॉर्डन में कौन लड़ रहा है? अफगानिस्तान में कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान में कौन लड़ रहा है? मुद्दे पे आप लोग बात कीजिए, इधर उधर लेके गए आप लोग। नहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है भाई साहब, चुनाव में बात कीजिए, मुद्दे को मत भटकाइए प्लीज। रविंदर सिंह जी, इस बार जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, यहाँ किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पार्टी के आला कमान बीजेपी के आप देख रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर खुद केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा हो, सब मैदान में। आपकी तैयारी क्या है? देखिए प्रति, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी के सभी मैदान पर है। जहाँ तक बात बिल्कुल मुद्दे की बात है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो है कांग्रेस अपने विकास के नारे और विकास की बात के ऊपर रखेगी। अपने जो वायदे जिस तरह हमने कर्नाटका के अंदर भी किए हैं, हमारे यहाँ पर जिस तरह एग्जिस्टिंग जहाँ पर सरकार है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से हमने अपना एजेंडा जनता के सामने रखा। अपने एजेंडा के ऊपर सामने रख करके उसके ऊपर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सरकार तो हमने मध्य प्रदेश में भी बनाई थी, ये तो इन्होंने जो है भ्रष्टाचार के करके और साम दाम दंड भेद करके उसको तोड़ने का काम किया। तो अब की बार जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। इनको पता लगेगा कि देश के जो है और प्रदेश के जो असली मुद्दे हैं, वे महंगाई, बेरोजगारी जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार भी मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन इस बार उस मुद्दे के ऊपर भ्रष्टाचार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाया जाएगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, जिस प्रकार केंद्र के अंदर जो है भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर जो है कुछ बिजनेसमैनों को जो है फेवर करने के आरोप लगातार लग रहे हैं और कहीं ना कहीं साबित होते दिख रहे हैं, उनके ऊपर हम लड़ने का काम करेंगे। यदि प्रधानमंत्री सामने अपना फेस लेकर के आते हैं तो भी, और यदि ये नहीं लेकर के आते हैं तो भी। लेकिन बीजेपी के पास कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें नारी बंधन अधिनियम है, जो विमेन रिजर्वेशन है, वो पास करने की भी ताकत है। ठीक है, भले वो डिलिमिटेशन और जनगणना होगी देश की, उसके बाद वो करेंगे, वो मजबूरी है, लेकिन ये करके तो दिखाए ना सर के पास, सरकार के पास ये बड़ी चीजें हैं। प्रीति जी, जुमला है। जुमला क्यों है? हमारे वाला जो हम लेकर के आए थे उसको आप पास करने का काम करते ना। ये तो शुरुआत तो जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की थी, उसके बाद में जाकर के कहीं ना कहीं उसे ब्लॉक करने का काम किया गया था। आप उसको लेकर के आते, आपने उसको डिलिमिटेशन के ऊपर काहे छोड़ा है? डिलिमिटेशन से पहले तो उन्होंने सेंसस की बात कर दी, इसके ऊपर हम बहुत डिबेट्स कर चुके हैं, लेकिन उस जुमले से कुछ मिलेगा क्या भारत की महिलाओं को सच्चाई में कुछ मिला है? नहीं। कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, भविष्य के गर्भ में है। और कांग्रेस ने तो बिल्कुल पूरी तरह से साथ दिया। कांग्रेस का लाया हुआ था ये
तो कांग्रेस तो साथ है इसमें। भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस के एजेंडे पे काम करने का काम किया है, तो हमें क्या दिक्कत है? इससे कोई भी दिक्कत नहीं, हमें तो खुशी है इस चीज की कि भारत की महिला को इन्होंने अधिकार दिया जो कि इनको सालों पहले देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री का बड़े बेमन ढंग से आप लोगों ने समर्थन किया, मजबूरी थी इसीलिए आप लोगों ने उसका समर्थन किया, विरोध नहीं कर पाए। विरोध किया हमने, इस मन चीज का होता विरोध किया आपका कि तो delimitation 75 क्यों सालों में हो गया होता। पीयूष पंत जी, क्या महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका फायदा 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बिल था जिस पर कब से तैयारियां चल रही थी, होनी थी, हो नहीं पाया। क्या इसका फायदा, भले ही ये लागू होगा, महिलाओं का कहना भी था कि हम जहां इतने सालों हमने इंतजार किया है, कुछ साल और कर लेंगे डिलिमिटेशन, और साथ ही हम परिसीमन और जनसंख्या जब गणना होगी तब तक का इंतजार कर लेते। हालांकि पास तो हो गया ना, इसकी तसल्ली है कि पास हो गया। क्या कहेंगे, क्या इसका फायदा मिलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता प्रीति जी इसका फायदा मिलेगा। हाँ, अगर तुरंत इसको लागू किया गया होता तो शायद मिल भी सकता था। ये एक भविष्य के अधर में लटका हुआ मामला है। एक आपने जो है कि जिसे कहते हैं कैरेट लटका दिया है आपने कि आप उछलो उछलो उछलो, जिसके मुंह में आ जाए वो कैरेट, जो है कि अभी भविष्य में कब होगा कब क्या नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है, आपने ओबीसी को उसमें नहीं शामिल किया है। ओबीसी बहुत बड़ी संख्या है और ओबीसी ही इनके लिए इनके जो देखिए पैर पे अपनी कुल्हाड़ी मारने वाला काम हुआ है। मुझे तो लगता है कि उल्टा ना पड़ जाए कहीं मोदी जी को, जिस जल्दबाजी में ये लेके आए इसको, क्योंकि ओबीसी के आधार पे ही मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बन पाए हैं। जब इन्होंने जाति समीकरण जो बैठाए और उसके आधार पर तमाम ओबीसी ग्रुप्स को जो है अपने साथ लेके आए, तब इनको पूर्ण बहुमत मिला है, तब पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बनी है और ये सत्ता में आए और प्रधानमंत्री मोदी जी बने। उसी ओबीसी को जो है कि प्रधानमंत्री जी ने जो है, मोदी जी ने जो है बिल्कुल कंसीडर नहीं किया, तो ये मुझे लगता है इनको भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक मैसेज चला गया है। देखिए, अभी बिल तो पास हो गया है, उसका आरक्षण तो अभी मिल नहीं रहा है। हाँ। लेकिन ये मैसेज गया है कि ओबीसी जो को है ये नहीं देना चाहते हैं, धनंजय महिलाओं की उपेक्षा की गई है। कहीं ना कहीं विपक्ष ये मैसेज देने में कामयाब रहा है कि अभी ये कानून लागू नहीं हो रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर 2024 तक ही ये महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर लागू हो जाता तो 2024 के लिए, खासकर बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो जाता, जो कि अब क्योंकि अभी होना नहीं है तो उस पर बात कहीं ना कहीं अटक जाती। प्रीति जी, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, बात कितनी कंफ्यूजन की है। एक तरफ कह रहे हैं कुछ मिला नहीं है, दूसरा तो कह रहे हैं कि दे रहे हैं तो उसमें ओबीसी को नहीं दे रहे हैं, यानी मिलना नहीं कि दे रहे हैं। ये कोई, आप सुन लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक जो भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हो, क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है। राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं कि हम अपने समय में नहीं लेकर के आए, तो भाई किस किस बात के लिए माफी मांगिएगा? काका कालेलकर की रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाली, उसके लिए माफी मांगिएगा, या बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट सुनिए, इंदिरा गांधी ने पटक कर रख दी थी, उसकी माफी मांगिएगा, कि राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि आरक्षण का विरोध करते हैं, उसके माफी मांगिएगा। किस चीज की माफी मांगिएगा? कि सोनिया गांधी ने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि नहीं, इसमें आरक्षण क्या, कोटा के अंदर कोटा के खिलाफ है, किस बात की माफी मांगिएगा और किस किस बात की माफी मांगिएगा? ये तो राहुल गांधी जी जैसा प्रबुद्ध आदमी होना चाहिए था, वही बता सकता है कि 24 में अचानक आ जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री जी ने इसका प्रॉपर आंसर दिया है कि भाई अगर आपका वायनाड की सीट कोई महिला करते हैं तो आप कहेंगे कि तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी होगी जो पहले जनगणना करेगी, फिर उसको सीटों का डिमार्केशन करेगी और उसके बाद करेगी। एक नया कोई संवैधानिक प्रक्रिया लाई जाती है। 10,000 तो कल के भी संविधान बना दिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे उसको बनाने में। किसी भी चीज के इम्प्लीमेंटेशन में, कार्यान्वयन में, चलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, समय थोड़ा कम। फाइनल कमेंट पीयूष पंत जी से शुरुआत करते हैं, फाइनल कमेंट दीजिए सर। देखिए प्रीति जी, मेरा ये मानना, जो आपकी डिबेट का विषय है कि वो ये जो राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर सकते हैं कि 2024 में क्या होगा, लेकिन उनके आधार पे हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि हर चुनाव अलग होता है, मैं ये मानता हूँ, और खासकर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे सर प्लीज, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। ठीक है सर। धनंजय गिरी जी क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट? बस देश को जनता के दिलों में आज जिस तरह से हमारे नेतृत्व के प्रति आस्था है, हम प्रदेशों के भी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, राज करने के लिए नहीं। ठीक है, रविंद्र ढोल जी फाइनल कमेंट दीजिए। सेवा की नीति पर काम करते हैं। देखिए, देवतुल्य जनता के मन में इनके प्रति आस्था हो ना हो, लेकिन इनकी जनता के प्रति कोई आस्था नहीं है।
और जनता इस समय पर बहुत त्रस्त और परेशान है इनसे, और निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि वही कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, राज्यों में भी और लोकसभा में। ठीक है, बिलाल खान फाइनल ये जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस को लेकर आएंगे 5 स्टेट में। लेकिन अब ये कहूँगा, अगर ये सुधरना चाहते हैं बीजेपी वाले तो इस तरीके के जो बयान देते हैं उन पर कार्रवाई करिए। ठीक है, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी और संदेश देना पड़ेगा आप वाकई में सेकुलर हैं, बोलने से नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और साथ ही इस डिबेट में हिस्सा लिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं में जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो, साथ ही न्यूज़ इंडिया 24/7।